फिजिकल एजुकेशन के मेरे सारे प्यारे प्यारे होनहार बच्चों को नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि एक अच्छी एनुअल एथलेटिक मीट महाविद्यालय में या स्कूल में हम कैसे करवा सकते हैं। समय के अभाव में हमने लेक्चर बीच में वाइंड अप कर दिया था, वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। हमने बात की थी डिपार्टमेंटल मीटिंग की कि सबसे पहले हम डिपार्टमेंट में मीटिंग करेंगे, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद उसके पॉइंट्स जो उसमें चर्चा करेंगे, मीटिंग में जो चर्चा हुए, उसके बाद हमने प्रिंसिपल मीटिंग की बात की कि प्रिंसिपल के साथ मीटिंग करेंगे। फिर हमने बात करनी थी कि प्रिंसिपल के साथ मीटिंग करने के बाद हम बहुत सारी जो अलग अलग कामों के लिए कमेटियां गठित करनी हैं जो अपना अपना काम करेंगी। तो हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कमेटीज। अब आता है बेटा इसका जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन का समय है। उसी मीटिंग में आप प्रिंसिपल को ये बताएंगे, बोर्ड मेंबर्स को ये बताएंगे कि इससे इसके ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कुछ कमेटियों का गठन किया जाना है। एक्चुअली ये जो कमेटियां आप डिसाइड करते हो बेटा, ये कमेटियां ही ये तय करती हैं कि आपका इवेंट सफल होगा या नहीं होगा। जो कमेटियां आप गठित करेंगे उन कमेटियों में जो कन्वीनर होता है उसके साथ दो दो तीन तीन मेंबर होते हैं। तो ये जो कन्वीनर डिसाइड करना होता है बेटा, ये बहुत सोच करके, जो बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ के जो मेंबर्स हैं, जो बहुत जिम्मेवारी से काम करते हैं, आप उनको कन्वीनर के रूप में रखें और उनके सहयोग के लिए 3 या 4 मेंबर डिपेंडिंग अपॉन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ योर टीचर्स आप लगा सकते हैं। अब जब कोऑर्डिनेशन आपस में ठीक हो जाएगा तो आप ये देखें कि आपको एनुअल एथलेटिक मीट करवाने के लिए कौन कौन आदमियों की किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए। सबसे पहले तो बेटा चीफ पैटर्न होता है। चीफ पैटर्न आमतौर पर हम क्या करते हैं बेटा, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो उसमें जो संस्था का मुखिया है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, वो चीफ पैटर्न हो जाते हैं। जैसे प्रिंसिपल चीफ पैटर्न हो सकते हैं। यदि मान लो एडेड कॉलेज है या मैनेजमेंट के स्कूल हैं, उनमें मैनेजमेंट के जो चेयरपर्सन हैं उनको आप चीफ पैटर्न के रूप में रख सकते हैं और स्कूल या कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनको हम पैटर्न होता है बेटा संरक्षक। तो उससे मैनेजमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी और आपके प्रिंसिपल की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। इसके बाद एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन करें आप, उसमें सीनियर मोस्ट प्राध्यापकों को रखें। ये एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये स्पोर्ट्स बोर्ड भी हो सकता है बेटा, कॉलेज काउंसिल भी हो सकती है, उनके मेंबर्स को आप एज इट इज इसमें रख सकते हैं। इसके बाद आता है बेटा ज्यूरी ऑफ अपील। ज्यूरी ऑफ अपील होती है टूर्नामेंट या कंपटीशन या एथलेटिक मीट से संबंधित कोई भी अपील है, कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई शिकायत है, तो वो इस ज्यूरी ऑफ अपील में जाता है। तो इसमें आप कोशिश करें कि जो टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं उनमें से किसी को रखें, आपके सीनियर प्रोफेसर्स या टीचर्स हैं उनको रखें ताकि वो इश्यूज को रिजोल्व कर पाएं। इसके बाद बेटा डायरेक्टर ऑफ मीट एक होता है। डायरेक्टर ऑफ मीट होता है आपके डिपार्टमेंट का, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसे आप डायरेक्टर की जिम्मेवारी दे सकते हैं। एक्चुअली जो मीट ऑर्गेनाइज होती है उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण डिसीजन हैं, जो निर्देशन का जो काम है, जो काम करवाना है, जो काम करना है, जो दूसरे लोगों से काम लेना है, ये सारा काम डायरेक्टर को देखना होता है। इसके बाद बेटा जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में आप उन लोगों को रखें जो आपको हर समय आपके लिए अवेलेबल हों और हर इवेंट में आपके साथ खड़े हों। अब मैं बारी बारी जल्दी जल्दी से वो कमेटियां डिस्कस करूंगा जिनकी आपको जरूरत होती, क्योंकि सारा काम तो आप खुद नहीं कर पाएंगे। जब तक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा
तो कोई भी आपकी प्रतियोगिता सफल नहीं हो सकती है। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है पब्लिसिटी या मीडिया कमेटी। ये वो कमेटी है जो प्रेस नोट तैयार करेगी, अखबार में, प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपकी पब्लिसिटी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी इस कमेटी को मैनेज करना होता है। उसके बाद फोटोग्राफी कमेटी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। फोटोग्राफी कमेटी आपको रिकॉर्डिंग भी करवा के देंगे और आपको स्नैप्स, फोटो हर इवेंट की आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो फोटोग्राफी कमेटी बनाइए आप। प्रिंटिंग कमेटी का काम तभी से शुरू हो जाता है जब आप डेट डिसाइड करते हैं। तो प्रिंटिंग कमेटी वैसे तो इंडिपेंडेंटली काम करेगी बेटा, लेकिन प्रिंटिंग कमेटी से आप क्या करवाना चाहते हैं ये उसे आपको ही बताना होगा। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको इनविटेशन कार्ड छपवाने हैं। दूसरा, आपको एथलेटिक मीट के जो प्रोग्राम फोल्डर हैं, जो शेड्यूल का चार्ट है, वो आपको प्रिंट करवाना है। प्रिंटिंग कमेटी से आपको सर्टिफिकेट्स प्रिंट करवाने हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो प्रिंटिंग कमेटी उस काम को एग्जीक्यूट करेगी फिर। तो प्रिंटिंग कमेटी का इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी से हमारा अभिप्राय ये है कि एथलेटिक मीट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे या जितने भी ऑफिशियल्स आएंगे, उनके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था जो कमेटी देखेगी। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है बेटा, क्योंकि अगर बाहर से जिन लोगों को आपने इनवाइट कर रखा है, अगर उन लोगों की ठहरने की और खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो फिर ये बहुत कम संभावना होती है कि आपके इवेंट की कोई प्रेज करे। आप बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी में मेंबर्स लगाएं। उसके बाद डिसिप्लिन कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर एक इवेंट के समय ग्राउंड पर, ग्राउंड से बाहर इस कमेटी की आवश्यकता होती है। रिसेप्शन कमेटी का गठन आप करें। रिसेप्शन कमेटी होती है, जितने भी गेस्ट आपके आएंगे, जो चीफ गेस्ट आएंगे ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी के लिए, उनको रिसीव करना, प्रिंसिपल ऑफिस में उनको एंटरटेन करना, उनकी रिफ्रेशमेंट से संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी करना, ये रिसेप्शन कमेटी का काम होता है। तो ये हर समय अवेलेबल होने चाहिए। डेकोरेशन कमेटी आपके एथलेटिक मीट में जो 4 चांद लगाती है वो डेकोरेशन कमेटी होती है। अगर आपके टेंट की, आपके ग्राउंड की, आपके ऑफिस की, आपके प्रिंसिपल ऑफिस की रंगोली बनी हुई हो, बैलून्स लगे हुए हों, बहुत अच्छी फ्लावर से साज सज्जा हो, तो डेकोरेशन कमेटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है अगर आप एनुअल एथलेटिक मीट को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं। तो आप ट्रांसपोर्टेशन कमेटी में 3-4 लोगों की जरूर ड्यूटी लगाएं। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का काम होता है कि अगर मान लो आपने बच्चों को या ऑफिशियल्स को कहीं कॉलेज, स्कूल से दूर ठहरा रखा है, तो वहां से उनको ट्रैक तक लाने की जिम्मेवारी ट्रांसपोर्टेशन कमेटी की होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन कमेटी अपना काम पहले दिन से ही शुरू कर देती है। अब ग्राउंड के ऊपर हमें जरूरत पड़ती है बेटा। ग्राउंड्स पे सभी इक्विपमेंट्स जितने भी चाहिएंगे, उसकी ग्राउंड से जरूर की साफ सफाई या उसके ग्राउंड पे कोई कमी है उसको दूर करने के लिए, या हर एक इवेंट के लिए इक्विपमेंट्स अवेलेबल करवाने के लिए, चाहे वो मेजरिंग टेप है, चाहे वो हर्डल्स हैं, चाहे वो बैटन हैं, चाहे वो स्कोर शीट्स हैं, तो ये सारी चीजें ग्राउंड पर इक्विपमेंट कमेटी जो है वो देखती है। अब जितनी भी यूनिवर्सिटी की एथलेटिक मीट होती है बेटा, आमतौर पर इस एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन कमेटी की आपको आपके कॉलेज में जो एथलेटिक मीट करवाते हैं उस पर तो जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सारे आपके कॉलेज के ही विद्यार्थी होते हैं। लेकिन मान लो कि आप डिफरेंट स्कूल, आपके स्कूल में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं और इंटर स्कूल कंपटीशन है या इंटर कॉलेज कंपटीशन है या इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन है, तो उस समय आपको जरूरत होती है एक एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन कमेटी की, जो उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके ये चेक करेंगी कि क्या वो खिलाड़ी उस एथलेटिक मीट में भाग लेने के लिए एलिजिबल है। ये काम पहले दिन से ही शुरू हो जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है बेटा।
इस कमेटी में आप उन लोगों को रखें जिनको इन टेक्निकल जो एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग जो एसेंशियल कंडीशंस हैं उनके बारे में जानकारी हो, और आप उन कमेटी के मेंबर्स को, ये आपका उत्तरदायित्व है कि उस एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग जितनी भी कंडीशंस हैं उनसे आप उनको अवगत करवाएं। थोड़ा सा बेटा लेंथी हो जाएगा ये, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको हम आज कंप्लीट करें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इससे सीखने को भी बहुत मिलेगा। उसके बाद आप ड्यूटी लगाते हैं बेटा, चेस्ट नंबर, प्रोग्राम फोल्डर और अदर आइटम्स, जो टीमें आती हैं, जो एथलीट आते हैं, उनका आने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको, हर खिलाड़ी को, हर एथलीट को आपको चेस्ट नंबर इशू करना होता है, आपको अपने रिकॉर्ड में उसकी एंट्री करनी होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है जब इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हैं या इंटर कॉलेज या इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स हैं, तो आप उनको और भी बहुत सारी चीजें अलॉट करते हैं, जैसे कोई कंबल है, कोई ब्लैंकेट है, कोई दरी है, कोई मग है, कोई बाल्टी है, कोई लॉक है। तो ये सारी चीजें, कोई मैट वेट, जितने भी चीजें आप उनको अलॉट करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ लोगों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, वो उनको इशू करें और उनसे रिसीव करवाएं। रिकॉर्ड कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। जितने भी ऑफिशियल्स हैं जो इवेंट कंडक्ट करवाएंगे, रिजल्ट तैयार करेंगे, उस रिजल्ट तैयार करने के बाद वो रिकॉर्ड कमेटी के पास उस शीट को, स्कोर शीट को सबमिट करवा देते हैं, और रिकॉर्ड कमेटी उसको कंपाइल करके फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन निकाल करके उसको अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लेती है। तो रिकॉर्ड से रिलेटेड जितनी भी शीट्स होती हैं, जो सारी फाइल्स होती हैं, वो रिकॉर्ड कमेटी के पास होती हैं। अब आ जाती है बेटा फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी, वैसे बजट आपने शुरू में एक बार डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी आपके पास हमेशा ही आपके बर्सर हैं या आपके जो फंड्स, जो फाइनेंस देखने वाले जो लोग हैं, वो आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि आपको समय समय पर उनकी आवश्यकता पड़ेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग दीज 2 और 3 डेज आपको बहुत सारी चीजें स्पॉन्टेनियसली, इंस्टेंटली आपको खरीदनी पड़ जाती हैं, या कोई पेमेंट्स आपको करनी पड़ जाती हैं। जो ऑफिशियल्स आए हैं उनको टीएडीए देना है, या जो बच्चे जा रहे हैं उनको प्राइजेस देने हैं, अगर आप कैश प्राइज दे रहे हो। तो ये जो फाइनेंस कमेटी है, ये सारी बिलिंग से रिलेटेड जो जितना भी काम है उसमें आपको सहयोग करेगी। मार्च पास्ट कमेटी, आप जानते हैं कि हर एक एनुअल एथलेटिक मीट पे एक मार्च पास्ट होती है एथलीट्स की। उस मार्च पास्ट को करवाने के लिए, मैनेज करने के लिए आप मार्च पास्ट के लिए कुछ लोगों की जरूर ड्यूटी लगाएं। इसमें जो आपके एनसीसी के जो वॉलंटियर्स हैं, या एनसीसी के आपके स्कूल या कॉलेज के जो इंचार्ज हैं, आप उनको इनके साथ लगा सकते हैं। वो इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट एड कमेटी की बहुत जरूरत रहती है, और वहां पर अलग से उनकी टेबल लगा करके उनका अलग से बैठने का इंतजाम जरूर होना चाहिए, क्योंकि फील्ड पर कभी भी किसी भी खिलाड़ी को चोट लग सकती है। उसमें एक डॉक्टर या कोई नर्स या कोई ऐसा ट्रेंड जो उन चीजों को मैनेज कर सके, इंजरीज को मैनेज कर सके, तो उसको आप जरूर उस फर्स्ट एड कमेटी में लगाएं। इसके बाद आपको जरूरत है बेटा टेंट, शामियाना, साउंड, माइक एंड इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट कमेटी। इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट कमेटी वैसे तो सभी कॉलेजेस में, स्कूल में होती है। टेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, शामियाना आपको जरूरत रहेगी, माइक आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये कमेटी को आपको पहले से ही अपनी रिक्वायरमेंट देनी होती है कि आपको कितने माइक्स चाहिए, कहाँ कहाँ आपको टेंट चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट कहाँ करना है, चेयर्स कितनी चाहिए। ये सारी आपको व्यवस्था टेंट, शामियाना, साउंड, माइक, इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट कमेटी के साथ बात करके पहले से आपको तय करना होता है। चलिए बेटा, वाटर अरेंजमेंट कमेटी है। पानी की व्यवस्था बहुत जरूरी है। कई आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो प्ले ग्राउंड होता है या ट्रैक होता है,
तो वो आपकी जो मुख्य बिल्डिंग है स्कूल की या कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की, उससे थोड़ा सा हो सकता है हटके हो। तो अगर ग्राउंड पर पानी की व्यवस्था पहले से नहीं है तो आपको एक 3 या 4 लोगों की ड्यूटी जरूर लगानी है जो समय पर वहां कैंपर्स या वाटर बॉटल्स अवेलेबल करवा सकें बच्चों के लिए। रिफ्रेशमेंट कमेटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है बेटा। जो चीफ गेस्ट या गेस्ट आपके आए हैं उनको रिफ्रेशमेंट सर्व करवाना, और जो पार्टिसिपेंट प्लेयर्स हैं, एथलीट हैं, उनको रिफ्रेशमेंट सर्व करवाना। तो इसके लिए भी आपको एक कमेटी का गठन करना होता है। जैसा कि मैंने शुरू में डिस्कस किया बेटा, टेक्निकल ऑफिशियल्स के लिए एक कमेटी है। आप इसमें बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित करने के लिए किसी भी एक सीनियर आदमी को आप आइडेंटिफाई करें जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकता हो, और आप उनको कहें कि आप अपनी टीम सेलेक्ट कर लें, या आप अपनी सुविधा से अपने अनुसार भी जितने भी टेक्निकल ऑफिशियल्स चाहिए, आप अगर स्कूलों से बुलाना चाहते हैं या कॉलेजेस से बुलाना चाहते हैं या डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के माध्यम से आप बुलाना चाहते हैं, आप उनकी ड्यूटी लगाएं, क्योंकि इस काम में समय लगता है। आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट से उनकी ड्यूटियां मांगनी होती हैं, तो ये काम अगर आप पहले कर लें तो वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। अनाउंसमेंट कमेटी वो होती है बेटा जो ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनुअल एथलेटिक मीट जो मंच का संचालन करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की जो अनाउंसमेंट हैं वो सारी अनाउंसमेंट वो कमेटी करती है। चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इंफॉर्मेशंस को बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने के लिए, रिजल्ट्स अनाउंस करने के लिए अनाउंसमेंट कमेटी जो हर समय वहां आपके पास रहती है अवेलेबल, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है बेटा। अब ये देखिए बेटा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और विक्ट्री सेरेमनी, ये दो ऐसे इश्यूज हैं जो आमतौर पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं बेटा। जब हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो किसी बच्चे को सर्टिफिकेट गलत मिल गया मान लो, या किसी बच्चे को प्राइज नहीं मिल पाया, या किसी को कैश अगर आप दे रहे हैं तो कैश नहीं मिल पाया, तो आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, उसी समय उठ करके अपने जो ऑब्जेक्शंस हैं वो दर्ज करवा देते हैं, बीच में आ जाते हैं, जिससे क्या होगा, जो आपका फंक्शन चल रहा है, जो स्मूथली चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आ जाती है। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी में आप अपने एफिशिएंट लोगों को लगाएं। अगर इस प्रकार की कोई समस्या रह जाती है तो वो अलग से उन बच्चों को हैंडल कर पाएं। और दूसरा इश्यू रहता है विक्ट्री सेरेमनी का। इवेंट हुआ, इवेंट होने के बाद उसकी विक्ट्री सेरेमनी कराई जानी है। जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो एथलीट आए हैं उनकी मेडल सेरेमनी होती है। तो मेडल्स लेकर के जाना, उनको पहनाना, वहां गेस्ट को लेकर के जाना, उनकी फोटो करवाना, ये सारा का सारा जो काम है ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड विक्ट्री सेरेमनी कमेटी के सुपुर्द आप कर सकते हैं। तभी सभी बच्चों को इजीली, एफिशिएंटली आप हैंडल कर पाएंगे। परचेज कमेटी, वैसे तो परचेज कमेटी पहले से ही ऑलरेडी होती है, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि बहुत सारी चीजें आपको ऑन द स्पॉट खरीदनी पड़ जाती हैं, तो परचेज कमेटी की आपको जरूरत पड़ती है। ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी जितनी अच्छी होंगी उतना ही अट्रैक्टिव, उतना ही सक्सेसफुल आपका कार्यक्रम लगेगा, आपकी एथलेटिक मीट लगेगी। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी एथलेटिक मीट जितनी भी होती हैं उनमें हम मार्च पास्ट के अलावा ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी पे कुछ कल्चरल आइटम, कल्चरल इवेंट्स भी रखते हैं। हरियाणवी रागनी हो गई, ऑर्केस्ट्रा हो गया, ग्रुप डांस हो गया। तो ये आप कल्चरल एक्टिविटीज के जो आपके कॉलेज या स्कूल के इंचार्ज हैं, आप उनसे कोऑर्डिनेट करके ये पहले से चीजें तय करें कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी पे क्या क्या इवेंट्स आपको करवाने हैं। इसके बाद बेटा टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी में ये वही मेंबर्स हैं जो आपने, जिनको ऑफिशियल्स को आपने लगाया है, जो इवेंट्स को देखेंगे। हम इसमें सारी चीजें तो डिस्कस नहीं करेंगे कि बेटा टेक्निकल कमेटी में, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, टेक्निकल स्टाफ इन्वॉल्व होता है। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली हम अगर देखें तो एक रेफरी आप लगा लें,
अलग अलग इवेंट्स के जंप थ्रोज और रनिंग इवेंट्स के लिए अलग अलग भी आप कर सकते हैं। जजेस फॉर जंप्स, जजेस फॉर थ्रोज एंड जजेस फॉर रनिंग इवेंट, बेसिकली 3 प्रकार के इवेंट हैं। तीनों इवेंट्स के लिए आप अलग अलग जजेस अगर लगा देते हैं तो आपको रिजल्ट कंपाइल करने में और इवेंट को कंडक्ट कराने में आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम रहता है बेटा, रनिंग इवेंट्स में लैप स्कोरर्स का काम बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। मान लो 10,000 मीटर की, 5,000 मीटर की दौड़ आप करवाते हैं तो उसमें लैप्स काउंट करने होते हैं। लैप्स तो आप बेटा समझते होंगे, नंबर ऑफ राउंड्स, एक राउंड कंप्लीट हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा कंप्लीट हो गया, तो उनको हम लैप स्कोरर्स बोलते हैं। तो हमें लैप स्कोरर्स की जरूरत रहती है। इसके बाद ट्रैक एम्पायर्स होते हैं बेटा। ट्रैक एम्पायर्स का बेसिकली काम होता है कि कोई एथलीट इंटेंशनली लेन्स को क्रॉस ना करे, ट्रैक के अंदर न आए, ट्रैक के बाहर न जाए, कोई बाहर के जो स्पेक्टेटर्स हैं वो ड्यूरिंग रनिंग इवेंट्स वो ट्रैक के अंदर एंटर ना करें। तो ट्रैक एम्पायर्स ये सारी चीजों को मैनेज करते हैं। टाइम कीपर्स, उसमें भी आप 2-3 लोगों की जरूर ड्यूटी लगाएं। एक चीफ टाइम कीपर हो सकता है और दूसरे उसके असिस्टेंट हो सकते हैं जो टाइम का रिकॉर्ड रखते हैं। इसके बाद जो भी इवेंट स्टार्ट करवाना है, खास करके रनिंग इवेंट्स में, तो स्टार्टर्स की आपको जरूरत होती है जो किसी भी रेस को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बेटा एक ये तो थी जितनी भी कमेटीज हैं, मैंने कोशिश की है कि जितनी तरह की कमेटीज का आपको गठन करना पड़ेगा उनके बारे में जल्दी जल्दी से हमने चर्चा की है। इसके अलावा भी हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें मुझसे छूट गई हों, वो हम अगर ध्यान में आया या आप लोगों को लगता है कि वो चीजें डिस्कस होनी चाहिए तो हम इनको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। एक एथलेटिक मीट के टाइम पे बेटा जो इम्पोर्टेंट इशू रहता है वो रहता है ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, कि जंप पहले कराया जाए या थ्रो पहले कराया जाए या हर्डल पहले कराई जाए। तो जो प्रेस्क्राइब्ड रिकमेंडेड जो एक सीक्वेंस है वो ये होता है बेटा, इसमें पहले आप हर्डल, फिर स्प्रिंट, फिर लॉन्ग डिस्टेंस, ये मिडल डिस्टेंस कराएं, फिर रिले रेसेस कराएं। तो ये एक इवेंट ऑर्डर ऑफ इवेंट जो है जो हम फॉलो करते हैं। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में दोनों को हम साइमल्टेनियसली कंडक्ट कराते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ट्रैक इवेंट होगा तो उस समय फील्ड इवेंट रोक दिया जाएगा या फील्ड इवेंट होगा तो ट्रैक इवेंट्स को हम रोक देंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 2 या 3 दिन की ही एथलेटिक मीट होती है और आपको खिलाड़ियों को रेस्ट भी देना होता है और सभी इवेंट आपको कंडक्ट भी करवाने हैं, समय से करवाने हैं, तो आप साइमल्टेनियसली सारे इवेंट्स को चलाएंगे। फिर भी यदि मान लो कोई एक ही खिलाड़ी है और उसका ट्रैक इवेंट या फील्ड इवेंट का टाइम जो है वो क्लैश कर रहा है, तो एक सामान्य सा नियम ये हम फॉलो कर लेते हैं बेटा कि ट्रैक इवेंट में बी गिवन प्रेफरेंस, यानी कि एक खिलाड़ी है, एथलीट है, उसका ट्रैक इवेंट भी होना है और फील्ड इवेंट में भी उसको पार्टिसिपेट करना है, तो पहले उसका ट्रैक इवेंट अगर करा लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो ये था बेटा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आपकी एनुअल एथलेटिक मीट को सफल बनाने के लिए जरूरी होती है। हमने कोशिश की है कि इस लेक्चर में जो इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनुअल एथलेटिक मीट, हमने उस पर चर्चा करने की कोशिश की है। जरूर आपको इससे फायदा होगा, कुछ सीखने को मिलेगा, और जब आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर के रूप में किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो इससे आपको जरूर हेल्प मिल पाएगी। फिर भी जैसे मैंने कहा था कि एक चेकलिस्ट आपके डिपार्टमेंट में जरूर होनी चाहिए। इस चेकलिस्ट में क्या क्या होना चाहिए, इक्विपमेंट्स कौन से चाहिए, मटेरियल क्या चाहिए, जैसे लाइम पाउडर है, बैजेस हैं, कैप्स है, स्टार्टर है, विसल्स हैं, हर्डल्स हैं, ये कितने आइटम आपको चाहिए,
ये आपके आइटम सारे आपकी चेकलिस्ट में होने चाहिए। तो फिर किसी दिन किसी लेक्चर में इस चेकलिस्ट को हम जरूर डिस्कस करेंगे, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना इत्मीनान से मेरे इस लेक्चर को सुना। मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर काम आएगा, लेकिन प्लीज प्लीज मेरे पास फीडबैक आप जरूर भेजें। फिर अगले लेक्चर के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे। Have a nice time. Have a nice day.